हेलो एवरीवन, मैं नवनीत आप सबका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूटी प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक नई चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। जैसा कि आप जानते हैं कि जीटी जो है वो सीयूटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जीटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, पार्ट होता है, वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्योंकि पिछले दो सेशन से, मतलब जो दो एडिशन हो रखे हैं, पिछले साल वाला 2022 वाला और इस बार जो 2023 वाला जो एडिशन हो रखा है सीयूईटी का, इसमें जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे गए सवालों के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक्स हैं, बेसिक चैप्टर्स होते हैं। उनसे डायरेक्टली सवाल आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, मे भी ना भी आए, क्वेश्चन ना आने के चांसेस ज्यादा हैं डायरेक्ट, बट उनके बिना, उनको पढ़े बिना जो है दूसरे चैप्टर्स नहीं बन सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, नंबर सिस्टम। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे कि परसेंटेज के बिना आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बना सकते हैं, उसी तरह इसके बिना भी आप प्रॉफिट लॉस में भी सवाल आ सकता है, मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ सकता है। टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे सब जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जानना बहुत जरूरी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज वन ऑफ द बेसिक चैप्टर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक तो ये सबसे बेसिक है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके बेस्ड दूसरे चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर बिना समय वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले आता है डेफिनेशन का। ठीक है, पहला नंबर आता है डेफिनेशन। व्हाट इज रेशियो? रेशियो होता क्या है? तो किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप, जो भी चीज एस्टैब्लिश करता है क्वांटिटेटिवली, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप होता है जिसको हम मैथमेटिकली एस्टैब्लिश करते हैं या डिफाइन करते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं, उस मैथमेटिकल टूल को कहते हैं हम लोग रेशियो। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शन? अगर दो या दो से अधिक रेशियो इक्वल हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोपोर्शन। जैसे कि रेशियो को कैसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं? जैसे देखिए, दो नंबर है, एक है ए, एक है बी। इस तरह से ए इज टू बी, ये जो है इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ए इज टू बी। ठीक है, इसको लिखने का जो तरीका है, दूसरा तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी। ठीक है, तो बेसिकली एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब कोई भी दो एंटिटीज के बीच में, क्वांटिटीज या एंटिटीज के बीच में रिलेशन अगर मुझे स्टैब्लिश करना हो, सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए, सिमिलर एंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का जो मेजरमेंट हो रहा होगा, मैथमेटिकली हम मेजर करते हैं जो भी चीज, तो उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए। जैसे कि दो लिक्विड को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, हम जो उनको कंपेयर करेंगे तो उसका मेजरमेंट होगा, वो होगा आपका लीटर में। उसी तरह अगर हम दो कपड़े के लेंथ के रेशियो को ले रहे हैं, तो जो आपका यूनिट होगा वो मीटर होगा। ठीक है, तो क्वांटिटी आपकी सिमिलर, मतलब जो आप एंटिटी ले रहे हैं और उसको जो मेजर करने का जो आपका यूनिट है वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बैठाता है उसको कहते हैं रेशियो। और जब दो या दो से अधिक रेशियो सेम हो जाए तो वैसे रेशियोज को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोपोर्शन। जैसे कि इफ ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी। ठीक है, ऐसे जो भी रेशियोज होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, द प्रोपोर्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट वेज। पहला तो है ऐसे, जो अभी मैंने बताया आपको। दूसरा है ये साइन भी जो है प्रोपोर्शनैलिटी को डिनोट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज ऐसे लिखी हुई हो
तो समझ जाएगा कि दो रेशियो हैं आपस में प्रोपोर्शनल हैं। उसके बाद रेशियो में यदि हम ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे वाले टर्म्स को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। जो रेशियो होता है आपका A:B, इसको लिखने का दूसरा तरीका कैसा है, A/B, ठीक है। ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, ठीक है। इन दोनों को यदि हम लोग सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भले ही हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन रेशियो का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म ऑफ द रेशियो बाय द सेम नंबर, इट डज नॉट अफेक्ट द रेशियो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर है 2:3 के रेशियो में दिया हुआ, अब ऊपर नीचे इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये हो गया आपका 12। अब देखिए फ्रैक्शन चेंज हो गया, पेरेंट फ्रैक्शन था आपका 2:3, जो रिजल्टिंग फाइनल फ्रैक्शन है वो आपका चेंज हो चुका है, बट क्या रेशियो चेंज हुआ, रेशियो चेंज नहीं करता है, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि आप जब इसको काटिएगा कॉमन फैक्टर से, तो ये आपको 2 होगा, ये आपका 3 होगा, 2:3 वापस से आपका आ गया। तो रेशियो का एक ये भी प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए कंटिन्यूटी ऑफ रेशियो क्या होता है, अगर तीन क्वांटिटीज A, B एंड C आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ A:B इज इक्वल्स टू B:C। देखिए तीन रेशियो है, तीन एंटिटी है, सॉरी नॉट रेशियो, तीन एंटिटीज हैं, उन तीनों के बीच में यदि आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना हो तो क्वांटिटेटिवली हम लोग कैसे करते हैं, रेशियो बना के। अब रेशियो हम A का B के साथ बना दें और फिर बोले कि हमको A का C के साथ भी बनाना है रिलेशन, मतलब स्टैब्लिश करना है, तो यहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा, अगर हम A को B से और B को C से बना दें, निकाल लें रेशियो, तो ऐसे भी बन जाएगा आपका A:B इज इक्वल्स टू B:C हो सकता है, ठीक है। मतलब B जो है आपका कनेक्टिंग लिंक का काम करेगा, इसमें कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो तीन एंटिटी आपस में कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल तब कहलाते हैं जब A:B इज इक्वल्स टू B:C होता है, ठीक है। और उसी तरह चार क्वांटिटीज कब होते हैं आपस में प्रोपोर्शनल, जब A:B विल बी इक्वल टू C:D, मतलब ये दो रेशियो आपस में बराबर होंगे, अलग अलग चारों डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, और उन दोनों के रेशियो अगर सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो गिवन रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। चलिए कंटिन्यूटी ऑफ रेशियो हम लोग समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। मेन देखिए क्वेश्चन जो आपका, जो आप ज्यादा सीखेंगे वो सीखेंगे प्रैक्टिस से। तो अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, इसको आप ढंग से एक बार देख लीजिए। बेसिकली हमारा कंसेप्ट जो क्लियर होगा वो जब हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो बना बना के हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है फोर्थ, थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शन। अब ये क्या चीज होता है, देखिए दो रेशियो है A:B और C:D। यहां पे कितने नंबर दिए हुए हैं, चार नंबर है, A, B, C और D, चार क्वांटिटीज हैं A, B, C और D। पेयर बना करके दो रेशियो बना लिए, और अगर दोनों रेशियोस इक्वल हैं तो हम ऐसे रेशियोस को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो D जो है वो कहलाएगा चौथा प्रोपोर्शनल टू A, B एंड C, ठीक है। D विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ A, B एंड C, मतलब X, Y, Z कोई सा भी नंबर दिया रहे, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं कैसे, A/B विल बी इक्वल्स टू C/D। अगर प्रोपोर्शनल है तो दोनों बराबर होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन कौन होता है, D होता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से निकाल सकते हैं, D इज इक्वल्स टू A/B अपॉन C, A/BC, सॉरी नॉट A/BC, आई एम सॉरी, ये मिस्टेक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो उसमें जो है D का वैल्यू क्या हो जाएगा, C इंटू B अपॉन A। मैंने उल्टा कर दिया था, कोई बात नहीं।
अब सीधा हो गया है। जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा d इक्वल्स टू सी इंटू बी अपॉन ए। ठीक है, अब c जो है ये है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल, किसके, a और b के। ध्यान रखिएगा, d जो है वो a b c का फोर्थ प्रोपोर्शनल है, c जो है वो a और b का आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, किसी भी दो नंबर के बीच में प्रोपोर्शन अगर निकालना हो तो मीन प्रोपोर्शन जो निकालने का होता है वो होता है उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल के और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि टू नंबर्स आर गिवन, टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी नंबर x y y z 9 10 11 12 कुछ भी ले लीजिए, और उसमें के बीच का आपको बोल रहा है कि आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शन। तो क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, सिंपल आप कर लीजिए, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपका मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जाता है आपको व्हाट आर डुप्लीकेट रेशियोज। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब होता है कि अपने जैसा एक और कॉपी निकाल दो। ठीक है, आपने मूवीज में देखी होगी डुप्लीकेट मतलब डबल रोल, हीरोज परफॉर्म करते हैं डबल रोल, यहां पे भी वही है। जब एक नंबर कोई भी रेशियो दिया हुआ है a:b, ठीक है, अब अगर a को हम डुप्लीकेट करेंगे तो यहां डुप्लीकेट करने का मतलब है a को हम स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे और b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट करने का मतलब हो गया यहां पे हम a को एक और a से मल्टीप्लाई कर देंगे और b को एक और b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसको हम कहेंगे डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, उसके बाद आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। ठीक है, जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, जैसे कि a का स्क्वायर रूट इज टू b का स्क्वायर रूट जो है आपको सब डुप्लीकेट रेशियो दे देगा। उसी तरह ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा आपका a³ इज टू b³। सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में सीयूईटी में कि कोई भी आपको एक रेशियो गिवन है और आपसे पूछ लेगा कि उसका डुप्लीकेट रेशियो बनाइए या उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए या उसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए। सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा आपका, आप उसका बस फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है, तो देखिए प्रॉपर्टीज के जो नाम होते हैं वो होते हैं अडेंडो, सबट्राहेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो। अब इनका मतलब क्या होता है, देखिए अगर दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं तो उनको आज हम एडेंडो वाला ऑपरेशन अगर लगाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस सी विल बी इन इज टू b प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सबट्राहेंडो में क्या करेंगे कि a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d, तो इसमें क्या करेंगे सबट्राहेंडो मतलब सब्ट्रैक्शन, एडेंडो में ऐड किया था, सबट्राहेंडो में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल है। डिविडेंडो में सेम माइनस करेंगे a माइनस b इज टू b इज इक्वल टू c माइनस d इज टू d। ठीक है, और कॉम्पोनेंडो में क्या करेंगे a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d, अगर गिवन है आपका प्रोपोर्शन तो a प्लस b इज टू b इज इक्वल टू c प्लस d इज टू d। ऑल्टरनेंडो में सिंपल ऑल्टरनेट कर देंगे, जैसे हम क्या लिखते हैं a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन d, जनरली यही रेशियो डिनोट करते हैं। इसको यहां लिखेंगे और इसको यहां लिख देंगे a अपॉन सी इज इक्वल टू b अपॉन डी, इसको कहेंगे हम लोग अल्टरनेंडो। ठीक है, और इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, बस इन्वर्ट कर देने का। ठीक है, a अपॉन बी को b अपॉन ए कर देंगे, c अपॉन डी को d अपॉन सी कर देंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका एक्चुअल में इस्तेमाल आप लोग करेंगे क्वेश्चन बनाने में। तो देख लीजिए अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हैं यानी प्रोपोर्शनल गिवन है तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विल बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है,
तो चलिए सवाल पे आते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है, इफ 3 numbers are in the ratio 2:3:5 and twice their sum is 100, find the square of the largest of the 3 number। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। देखिए एक्चुअली स्टूडेंट्स के साथ परेशानी क्या हो जाती है, स्पेशली जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स में भी जो लोग मैथ्स नहीं लिए रहते हैं, तो बहुत समय से उनका मैथ्स छूटा हुआ रहता है। ठीक है, अब क्योंकि मैथ्स आप लोग छोड़ दिए हैं, तो मैथ्स में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, वैसे तो डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है, अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे धाएं धाएं आराम से बन जाएंगे, मगर जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है वो आपका बन सकता है वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी इक्वेशन गिवन नहीं रहता है, आपको पढ़ पढ़ के और वहां से इक्वेशन बनाना पड़ता है, वहां से आपको फॉर्मूलाज में सेट करना पड़ता है सारा वैल्यू। मैक्सिमम बच्चों से जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, मैक्सिमम बच्चों से ये वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होता है, मतलब कि वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते हैं कि जो वर्ड में गिवन है उसको हम इक्वेशन में किस तरह से फिट करें। कंफ्यूज कर जाते हैं कि करना क्या है, होना क्या है, और जानबूझ के एग्जामिनर जो है वो लंबे लंबे स्टेटमेंट्स देता है। लंबे लंबे स्टेटमेंट्स देने से क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो उलझ जाता है। शुरू से लेके अंत तक पढ़ो, फिर शुरू से लेके अंत तक पढ़ो, अंत पहुंचते पहुंचते भूल जाते हैं कि शुरू में क्या था। तो जब कभी भी ऐसे लंबे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान से, धीरज से, इत्मीनान से 2 मिनट आराम से पढ़ लें पूरा का पूरा क्वेश्चन, और धीरे धीरे करके उसको इंप्लीमेंट करें, उसको ट्रांसलेट करें मैथमेटिकल फॉर्म में। तो देखिए यहाँ क्या करें, 3 नंबर जो हैं वो रेशियो में है 2:3:5 में। अब यदि 3 नंबर रेशियो में है तो वो एक्चुअली में उनका एक कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा। ठीक है, तो लेट द 3 नंबर्स बी 2x, ये x क्या है, फैक्टर है। ठीक है, उस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगा 3x एंड 5x। ठीक है, अब हमें नंबर मिल गया। फिर कह रहा है ट्वाइस देयर सम, मतलब इन तीनों का सम का अगर 2 गुना करेंगे तो 100 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3x प्लस 5x का अगर ट्वाइस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 100 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, यही दे रखा है। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 10x 2 प्लस 3 कितना 5, 5 प्लस 5 कितना 10, 10 इंटू 2 कितना हुआ 20, 20x इज इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100/20, 100/20 इज इक्वल्स टू 5। सिंपल है, 5 मिल गया। अब बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर। तो पहले तो लार्जेस्ट कौन है इन तीनों में वो देखो। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 5x है, 5 इंटू 5 करो कितना मिला 25 मिलेगा। उसके बाद बोलता है स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में 25 भी दिया हुआ है, लेकिन ये भरमाने के लिए, ठीक है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। बहुत सारे बच्चे 25 निकाल के और खुश हो जाएंगे, बट यहां पे स्क्वायर पूछा है तो 25 का स्क्वायर करो कितना होगा 625। तो 625 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The ratio of the two number is 3:1 and their sum is 72. Find the difference between the number. Simple है, let the number be x, let the number be 3x and x। ठीक है, तो 3x प्लस x इक्वल्स टू 72 है, तो 4x इक्वल्स टू 72 हो गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना हो 72/4 विच गिव्स अस 18 मिल जाएगा हमें। अब जब x इक्वल्स टू 18 है तो बोल रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। तो डिफरेंस क्या होगा 3x माइनस x दैट मीन्स 2x, 2 इंटू 18 विच गिव्स अस 36। सिंपल है, सिंपल है। CUET में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत बेसिक होंगे, बहुत सिंपल होंगे, लेकिन
उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना कर दिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाएगा? तो बस ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम में लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए रहेंगे और आपको उनको ट्रांसलेट करना होगा। अगर आप इनको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, जो गिवन वर्ड्स, जो गिवन प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकल फॉर्म में आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तो आपके लिए कोई टफ बात नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is to y is equals to 5 is to 4, then what will be the ratio of x upon y is to y upon x? बहुत सिंपल है। देखिए x is to y गिवन है 5 is to 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x upon y equals to 5 upon 4, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेंडो में क्या बोले थे कि रेशियो को हम पलट सकते हैं, तो y अपॉन x क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 5, ठीक है। अब बोल रहा है कि x अपॉन y इज टू y अपॉन x क्या होगा? तो x अपॉन y अपॉन x क्या होगा? ये y नीचे आ जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। x ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर नीचे हो जाएगा। तो देखिए यह क्या हो गया? 5 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 25 अपॉन 16। देखिए 25 अपॉन 16 है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ a इज टू b इज इक्वल्स टू 3 इज टू 4 और b इज टू c इज इक्वल्स टू 5 इज टू 6, तो फाइंड a इज टू a प्लस c। देखिए यहां पे कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी रेशियो का क्वेश्चन है, इस पे आप कंटिन्यूटी वाला जो मैंने बताया था कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन वाला, वो कंसेप्ट लगाएंगे और आप देखिए कैसे लगाते हैं, ठीक है। देखिए a इज टू b हमारा गिवन है 3 इज टू 4, b इज टू c आपका गिवन है 6 इज टू 5। अब देखिए तो इन दोनों रेशियो में b कॉमन है, b कनेक्टिंग लिंक है, बट इन दोनों रेशियो में तो यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 3 है 4 इक्वल, ना 6 है 5 इक्वल, ठीक है। 6 5 के बराबर नहीं है, 3 4 का, और आपस में सारे नंबर डिस्टिंक्ट है। देखिए b का जो वैल्यू है अगर हम देखें तो यहां b तो सेम है, लेकिन यहां पे b का वैल्यू 4 है और यहां पे b का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो यदि हमें इस रेशियो को, इन दोनों रेशियो को कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन बनाना है तो हमें b के वैल्यूज को सेम करना होगा, ठीक है। अब b के वैल्यू को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा, सिंपल सी बात है। 4 और 6 के बीच का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 12। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 कितना होता है? 12 होता है, निकाल के देख लीजिएगा, 12 ही आएगा आंसर, ठीक है। 4 को 12 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि हम ऊपर वाले इक्वेशन को, अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडीशन में रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो फ्रैक्शन होगा 3 अपॉन, मतलब यहां पे जो 3:4 है, ये नंबर हम इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान के इसको इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, ऐसा कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा? a इज टू b इज टू c, डायरेक्टली लेते हैं। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। 3 इंटू 4 कितना होगा? 12। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 12 होगा, तो 12 का 12 भी रहने देते हैं, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है हमें। b मिल गया, b कॉमन हो गया, b कनेक्ट कर दिया। 5 इंटू 2 करेंगे कितना होगा? 10 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है आपसे? a इज टू a प्लस सी, सिंपल है। a क्या है यहाँ पे? a है हमारा 9, a प्लस सी क्या है? a प्लस सी होगा 9 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा?
9/19। देखिए 9/19 है, बिल्कुल है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 50% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू अनदर नंबर देन देयर रेशियो विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट में करें, ठीक है। बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। आज का सेशन हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं। अगले सेशन में हम लोग और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मास्टर करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत सिंपल और बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप प्रोफिशिएंट होते जाएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप अच्छे होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेक्शन है पूरे सीयूईटी में जहां पे कि आप अगर मास्टरी कर लेते हैं तो 100% आपके मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। 100% गारंटीड है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए, कैसा भी क्वेश्चन आएगा बना लेंगे आप लोग। इसीलिए ध्यान दीजिए कि अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। बाकी के सवालों के साथ हम लोग अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।